Hello friends, I am here with another video of class 12th. Today we are going to start economics, and firstly we are starting with macroeconomics, and I am here using the book written by T.R. Jan for macroeconomics. It is a very nice book and it contains all the essential topics, all the important question answers which you need to prepare. So let's start with the basic of macroeconomics today. So what does macroeconomics mean? Yes, you are all right that macro means large and economics means study of economy. So if we discuss what macroeconomics is, it is a branch of economics which studies economic issues or economic problems at the level of economy as a whole. मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डिस्कस करते हैं, और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड ऑफ चॉइस. उन सभी प्रॉब्लम्स को हम इकोनॉमी के लेवल पे डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं वेलफेयर के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारे जो हमारे सब्जेक्ट मैटर हैं दे कम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से इकोनॉमी को, कंट्री की इकोनॉमी को बेटर कर सकती है. तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, पूरे एक इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, उसके डिफरेंट सेगमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उस इकोनॉमी को कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे होती है इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी में एज अ होल क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उन सभी को डिस्कस करते हैं, उन सभी में पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशन होता है. ये सभी होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. नाउ वी हैव स्टडीड microeconomics in class 11th, and in class 12th we are discussing macroeconomics. So let's study a difference between micro and macroeconomics, because both are branches of economics, but why we are studying them separately as macroeconomics and as microeconomics? There is a difference. There are actually many differences. So let's come to the first difference, the basis of study. In microeconomics we study problems of scarcity and choice at the level of an individual, household or a firm. मतलब क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम वही प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की स्टडी करते हैं, बट उस समय हमारा जो लेवल ऑफ स्टडी होता है वो काफ़ी छोटा होता है. हम एक इंडिविजुअल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे, या फिर एक पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लेवल पे पढ़ते हैं. वहीं व्हेन वी कम टू मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी दीज प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी. मतलब हम यही प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं, बट तब हम किसी एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड या इंडिविजुअल फर्म के लिए नहीं, बल्कि एक पूरी इकोनॉमी के लिए, उस पूरी इकोनॉमी को मिलाकर उसके लिए हम इन प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं. जैसे अगर एक सिंपल एग्जांपल से हम देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि एक इंडिविजुअल कैसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकता है. वहीं व्हेन वी कम टू मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हम क्या सोचते हैं, हम कि किस तरह से स्टडी करते हैं कि नेशनल रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए जिससे कि हम सभी रेसिडेंट्स के लिए मैक्सिमम वेलफेयर, मैक्सिमम ग्रोथ अचीव कर सकें. Okay, so this is the first difference, the basis of study. I hope you all understood that. And number 2, economic variables. अब ये variables क्या होते हैं? Variables वो quantities होती हैं जो over period of time vary करती हैं, मतलब जिनमें changes आते रहते हैं, जो बदलती हैं. ठीक है, for example अगर हम किसी person के weight की बात करें, ठीक है, पॉपुलेशन की बात करें, तो दीज ऑल आर वेरिएबल्स, बट वी हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट इकोनॉमिक वेरिएबल्स. तो मतलब कि इकोनॉमी में अभी हम पर्टिकुलर इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, और इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होता है? डिमांड, सप्लाई, ठीक है, लाइक दिस. इसके अलावा जैसे नेशनल इनकम, जीडीपी, एक्सपेंडिचर, ये सारे हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स, राइट. ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स यूज़ करेंगे वो डेफिनेटली माइक्रो से तो अलग होंगे. डू यू ऑल एग्री?
क्योंकि माइक्रो में तो हम स्टडी इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, वहीं मैक्रो में हम पूरे इकोनॉमी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जिन वेरिएबल्स को लेके स्टडी कर रहे हैं वो डिफरेंट होंगे, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम वेरिएबल्स क्या देखते हैं, कंज्यूमर डिमांड, प्रोड्यूसर सप्लाई, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी यूज़ much broader variables, that is aggregate demand and aggregate supply. So here also there is demand and supply, but the difference is that here we are studying about aggregate demand and aggregate supply. So aggregate demand और aggregate supply का क्या मतलब होता है? Aggregate demand का मतलब है the demand of all consumers taken together of an economy. ठीक है, मतलब क्या है, एक इकोनॉमी में जितनी भी पॉपुलेशन है, ठीक है, उनकी जितनी भी डिमांड है उस सबको सम अप करेंगे, ठीक है। मान लो किसी को आटा चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मशीन्स चाहिए, टेक और जो भी चीज़ें चाहिए, मतलब सारी डिमांड जितनी भी नीड्स हैं उन सबको सम अप कर लो और उसका मनी वैल्यू लेंगे। क्योंकि मनी वैल्यू क्यों लेंगे, ऐसे तो टोटल होता नहीं है कि यस इकोनॉमी में 500 टीवीज़ की रिक्वायरमेंट है और 1 लाख एसी की रिक्वायरमेंट है, ऐसे तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हमने एक कॉमन यूनिट ले रखी है जो है हमारा मनी। तो उस पूरे की मनी वैल्यू, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड पूरी इकोनॉमी का मिलाकर है, उसकी मनी वैल्यू होती है एग्रीगेट डिमांड। सिमिलरली एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, द मनी वैल्यू, लिसन वेरी केयरफुली, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द goods and services that the producers are planning to supply. Okay, मतलब कि उस सारे गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू जो प्रोड्यूसर सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये वेरिएबल्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट बेसिस ऑफ स्टडी, सेकेंड वी हैव डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, अब थर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक एजेंट्स के बारे में। अब व्हाट आर दीज इकोनॉमिक एजेंट्स? इकोनॉमिक एजेंट्स होते क्या हैं, है ना, क्या होते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स, और फिर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट कैसे हैं। तो देखो इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। जो भी लोग इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं वो होते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स। अब हम सब लोग ये सोच सकते हैं कि जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक हाउस होल्ड, हम एक घर की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर घर की बात कर रहे हैं, वहीं मैक्रो में हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो डिसीजन मेकर्स डिफरेंट होंगे, राइट। घर में, ठीक है, मान लीजिए एक हाउस होल्ड है या एक इंडिविजुअल है, तो वो कंज्यूमर खुद डिसाइड करेगा, या जो जैसे हमारी एक सिंपल फैमिली होती है, हमारे पेरेंट्स एक रफ बजट घर का भी बनाते हैं कि हम इतना मनी इन्वेस्ट करेंगे, इतना मनी बच्चों के एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे, इतना मनी फूड ड्रिंक्स के लिए इन्वेस्ट करना है, इतना बिजनेस पे इन्वेस्ट करना है। तो ये एक डिसीजन मेकिंग हमारे एक बेसिक हाउस होल्ड में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअल बात करें, हमारे पास अपनी पॉकेट मनी होती है, राइट, हम उसमें भी क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं कि हम अपनी पॉकेट मनी, मान लो हमारे पास 5000 रुपीज़ हैं, तो हम सोचते हैं कि इस 5000 का मैं वॉच लूँ, या मैं कोई ड्रेस लूँ, या मैं कोई बुक लूँ, ठीक है। तो उसमें भी, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो वहाँ पर हम इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। ये आई एम डिस्कसिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मैक्रो में डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, द एंटायर मिनिस्ट्री, राइट, सेवरल इंस्टीट्यूशन एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक सेबी, TRAI, RBI, ओके। तो ये सारे वो अथॉरिटीज़ हैं जो इकोनॉमी के लेवल पे डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, राइट। RBI वी ऑल नो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी वी नो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका मेन फोकस क्या होता है, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। वही इंडिविजुअल का मेन फोकस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ओके। तो फोर्थ डिफरेंस है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल, हम पूरी इकोनॉमी एज अ होल पढ़ रहे हैं, सब कुछ को मिला के सबका एग्रीगेट ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में
पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर फर्म या इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर मार्केट की मान लीजिए बात कर रहे हैं, तो मार्केट के अंदर जितना भी जैसे जो भी डिमांड है जो, या फिर एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं हम उसका टोटल लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन नहीं होता है, एग्रीगेशन होता है बट दैट इज़ ऑफ लिमिटेड डिग्री, या फिर वो कम डिग्री का, लोअर डिग्री का एग्रीगेशन होता है। तो दिस इज द फोर्थ डिफरेंस, दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ हायर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन वाइल माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज अ, in microeconomics there is a limited degree of aggregation. Now fifth come to set of assumption, right? सभी ने लॉज पढ़े हैं 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हम उसमें हमेशा पढ़ते हैं कि ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, राइट? तो ये लाइन हम हर लॉ के नीचे में पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सारे माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानते हैं। जब हमने क्लास 11th में माइक्रो वेरिएबल्स पढ़े तब हमने ये माना था कि ओवरऑल जो कंट्री का एम्प्लॉयमेंट है, कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, ठीक है। तो वहाँ पे हमने माइक्रो में हम अज्यूम करते हैं माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट, माइक्रो में मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट, ओके। अब नाउ सिक्स्थ, सेंट्रल इशू। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने 3 क्वेश्चंस पढ़े थे एंड द बेसिक 3 क्वेश्चन ऑफ एनी इकोनॉमी। I am very sure that you all remember those 3 questions. If not, just check out again and write those 3 questions in the comment box. Okay, so now come back to the topic, central issues. Microeconomics में हमारा मेन सेंट्रल इशू होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब रिसोर्सेस को हमारे 3 क्वेश्चंस क्या होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, राइट? आई एम टेलिंग यू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। हमें प्रोड्यूस क्या करना है, राइट? किसके, हमें किस टेक्निक से प्रोडक्शन करना है, हमें किसके लिए प्रोडक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें वॉर गुड्स का प्रोडक्शन करना है, या फिर हमें ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन कर, या फिर हमें वेलफेयर के लिए प्रोडक्शन करना है, ठीक है। टेक्निक हमें कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करनी है या लेबर इंटेंसिव यूज़ करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया के लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट है, लेबर इंटेंसिव, ताकि उससे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, राइट? तो ये 3 बेसिक क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे। और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन्हीं 3 क्वेश्चन को हम आंसर करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा सेंट्रल इशू क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर भी हमारा है, मतलब अभी जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल इशू है वो वही है कि आउटपुट कितना आ रहा है पूरी इकोनॉमी का, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, ठीक है। 7th एंड लास्ट इज मेथड ऑफ एनालिसिस या मेथड ऑफ स्टडी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी यूज़ जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या है, मतलब कि हम मानते हैं कि सारी मार्केट्स में इक्विलिब्रियम है। वहीं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस जब हमने, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी ऑफ मेथड है, मतलब मेथड ऑफ स्टडी है, उसमें हम क्या मान रहे थे कि हमने क्या बोला था कि वन मार्केट जो है, हमने अज्यूम करा था कि बाकी मार्केट्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, बाकी मार्केट्स में चेंज नहीं हो रहा। जैसे जो मार्केट्स मैक्रो लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमने कहा था लेबर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, अनएम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द इक्विलिब्रियम इन विच वन मार्केट इज इन द इक्विलिब्रियम ऑन द assumption that there is no change in the other market, ठीक है। एंड जनरल इक्विलिब्रियम देयर इज अ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब सब में साथ में इक्विलिब्रियम होता है। एंड नाउ लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट टू डिस्कस, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। नाउ व्हाट इज दिस माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स? देखो, माइक्रो लेवल पे जो चीज़ें अच्छी हैं मे बी वो मैक्रो लेवल पे अच्छी ना हो, राइट? So whatever seems to be beneficial at micro level may be harmful at macro level. Can you give me an example? If not, then just listen. Saving, you know, savings हम सब करते हैं,
हर इंडिविजुअल सेव करता है, ठीक है, सेव करता है, बैंक्स में हम लोग रखते हैं सेव करके मनी अपना। तो इंडिविजुअल लेवल पे सेविंग क्या है, अच्छी चीज़ है कि हम पैसा बचा रहे हैं और अपने फ्यूचर के लिए उसको जोड़ रहे हैं, राइट। हमारे पेरेंट्स भी सेविंग करते हैं। बट अगर इकोनॉमी में सब लोग सेविंग करने लग जाएं, सब लोग मान लो सब सेविंग कर रहे हैं, कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, सब सेविंग कर रहे हैं घर में, मतलब घर में या बैंक्स में पैसा अपना सेव करे जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शॉर्टेज हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट की शॉर्टेज की वजह से सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट पर, ठीक है। एक बार एम्प्लॉयमेंट पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो देखो एम्प्लॉयमेंट अगर कम हुई, ठीक है, उससे क्या होगा, फिर इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होने से फिर जीडीपी कम हो जाएगी, जीडीपी कम होने से फिर क्या होगा, एक क्राइसिस बन जाएगा, ठीक है। ये बहुत एक सीवियर क्राइसिस बनेगा। अभी हम आगे ना लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप डिस्कस करेंगे, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल, राइट। तो अभी हम इतना कह सकते हैं कि जो सेविंग है वो माइक्रो लेवल पे बेनिफिशियल है, बट मैक्रो लेवल पे अगर सब करने लग जाएंगे तो इट इज़ हार्मफुल, क्योंकि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इज़ अ मस्ट। ग्रो करना है, ठीक है, जीडीपी का एक्सपेंशन करना है, तो इट इज़ अ मस्ट, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन शॉर्ट व्हाट आर द स्कोप्स एंड सिग्निफिकेंसेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। हम कोई भी सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम स्टडी क्यों करते हैं, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, राइट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, राइट। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्रेडिट क्रिएशन को या क्रिएशन ऑफ मनी को भी समझते हैं, और हम गवर्नमेंट बजट या फिर गवर्नमेंट का रोल क्या है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, ये सब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही कवर करते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से वी कैन गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर इकोनॉमी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके, बीओपी स्टेटस को चेक कर सकते हैं। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक पूरा चैप्टर है क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सभी के लिए इतना समझ लो, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट्स होती है जिसमें कंट्री का एक्सटर्नल, मतलब कंट्री का फॉरेन से या फिर बोले तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो उस स्टेटस को स्टडी करने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जब भी कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है, कोई भी पॉलिसीज़ बनती हैं, तो हम क्या देखते हैं, अच्छा ठीक है, अगर हम कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं तो सबसे पहले उसका टारगेट ग्रुप क्या होगा, ठीक है, अच्छा कंजम्पशन क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है। कोई भी पॉलिसी बनती है तो हम देखते हैं कि पॉलिसी कहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। और पॉलिसी बनाने के लिए भी हम इकोनॉमिक पहले स्टडी करते हैं कि ठीक है पॉलिसी तो हम बना रहे हैं बट क्या ये बेनिफिशियल होगी, ठीक है, पॉलिसी किन किन सेक्टर्स में हम ये अप्लाई होने वाली है, किन किन सेक्टर्स में इम्प्लीमेंट होने वाली है। और पॉलिसीज़ भी नो, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सही पॉलिसीज़ बनना जो कि प्रॉपरली टारगेटेड हो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एक्सपेंडिचर, इनकम, नेशनल इनकम, ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये कह लें बहुत ही इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है किसी भी पॉलिसी के फॉर्मुलेशन के लिए। अगर हमारे पास इनिशियल डाटा ही नहीं है, इनपुट डाटा ही नहीं है, तो कोई भी पॉलिसी कैसे बना पाएंगे, है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने समझा कि हम क्यों पढ़ते हैं, नेशनल इनकम के एस्टिमेशन के लिए, बीओपी स्टेटस को रिवील करने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, इफ़ेक्टिव पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो नाउ अब एक टॉपिक है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच कैसे बनी। अच्छा अर्लियर ना माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ही था, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ही इकोनॉमी की ब्रांच थी, एक ही ब्रांच थी। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ये मानते थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ही इनफ है, ठीक है। उनका मानना क्या था कि इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन इम्प्लाइज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर। मतलब देखो क्या मानना था, मान लीजिए एक छोटी सी इकोनॉमी है जिसमें 10 लोग रहते हैं, ठीक है, 10 लोग जिसमें रहते हैं, और क्या मानना था कि अगर उन 10 लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर लिया तो पूरी इकोनॉमी खुश है,
ठीक है, हम भी हाँ ये बात कुछ लॉजिकल लगती भी है, बट आगे चल के एक ऐसी प्रॉब्लम आई जिसने प्रूव करा कि नहीं, ये थ्योरी ठीक नहीं है। मतलब अगर हम बोलें कि इंडिविजुअल मैक्सिमाइजेशन से पूरी इकोनॉमी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा या पूरी इकोनॉमी का वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा, तो वो ठीक नहीं है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के देखो प्रिंसिपल्स कैसे, मतलब क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स ने कैसे उस टाइम इकोनॉमी को डिफाइन किया। जैसे देखो कि इंडिविजुअल वेलफेयर अगर मैक्सिमाइज हो गया तो उससे पूरा सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो जाएगा, और तब लोगों को लगता था कि रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज हैं, ठीक है, और फुल एम्प्लॉयमेंट एक नेचुरल सिचुएशन है, ठीक है। तो देखो उनका मानना क्या था कि मार्केट में जितनी डिमांड है लेबर की उतनी ही सप्लाई है लेबर की, तो मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। और लोगों को लगता था अनएम्प्लॉयमेंट तब हो सकती है जब लेबर की सप्लाई कम है। अब जब लेबर की सप्लाई कम होगी तो क्या करेंगे, लेबर की सप्लाई कम होगी तो वेज रेट फॉल होगा। सॉरी, अगर लेबर की सप्लाई ज़्यादा है, राइट, अगर लेबर की सप्लाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वेज रेट कम हो जाएगा, ठीक है। मान लो मेरे पास एक जॉब है, मेरे पास 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग उस जॉब में आना चाहते हैं, तो मैंने पहले बोला कि मैं सैलरी दूंगी 10,000, ठीक है, तो 10 लोग मेरे पास थे, अब मुझे तो एक ही बंदा चाहिए ना, तो एक ही पर्सन मुझे चाहिए, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 8,000 सैलरी दूंगी, कौन काम करने के लिए तैयार है, तो 2 बंदे कम हो गए, फिर मैंने सैलरी और कम कर दी, तो ऐसे क्या हो रहा है, देखो वेज रेट गिर रहा है, लास्ट में मैंने सैलरी रख दी 5,000, तो उस टाइम बस एक ही पर्सन था जो रेडी था काम करने के लिए, उस पर्सन को जॉब पे रख लिया गया, ठीक है। तो ये है कि जब सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा है तो क्या होगा, वेज रेट गिरेगा। वेज रेट गिरने से देखा तुमने कि 10 बंदे जो मेरे पास जॉब के लिए खड़े थे उसमें से 9 बंदे वेज रेट के गिरने से चले गए और एक ही पर्सन बचा, तो क्या हो गया, जितना सप्लाई थी उतना ही डिमांड होगा और ये इक्विलिब्रियम आ गया। तो पहले ना ये प्रिंसिपल यूज़ किया जाता था। तो देखो इससे क्या हुआ, ये सिंपल से एग्जाम्पल से हमने समझ लिया कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या मानते थे। बट 1930s में एक ऐसी सिचुएशन आई जिसने इस आइडियोलॉजी को कम्प्लीटली चेंज करा। अब 1930s में ऐसा क्या स्पेशल हुआ था, तो 1930s में द ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, ठीक है, जिसने इस क्लासिकल थॉट को गलत साबित करा। तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन था इसके दौरान क्या हुआ, यूएसए में जो अनएम्प्लॉयमेंट जो केवल 3% थी वो राइज होकर 25% हो गई, ठीक है। इसके अलावा जीडीपी जो था 33%, नोट द डाटा, 33% जीडीपी गिर गया, 33%, ठीक है। अब जीडीपी गिरने से क्या होगा, अब देखो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीडीपी गिरने से क्या होगा। एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही सीरियस इकोनॉमिक सिचुएशन है जो 1930s में आई थी। क्या हुआ, जीडीपी में अगर फॉल आया, जीडीपी में फॉल आने से क्या होगा, अल्टीमेटली लोगों की इनकम कम हो गई, ठीक है। इनकम कम होने से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। अब एग्रीगेट डिमांड मैंने आपको बताया था क्या है, वही जितना पूरे लोग या पूरे जो मतलब इकोनॉमी में जो भी कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर में गवर्नमेंट भी आती है क्योंकि गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन करती है, परचेजिंग करती है, ठीक है। तो पूरे इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी जो भी डिमांड है उसको पूरे को मिला के सम अप करके उसकी मनी वैल्यू एग्रीगेट डिमांड होती है, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड कम होगा, ठीक है, मान लो किसी चीज़ की डिमांड कम हुई तो प्रोड्यूसर्स जो बैठे हैं जो सप्लाई कर रहे हैं वो भी सप्लाई कम करेंगे, क्योंकि उनको क्या है, उनको स्टॉक्स तो रखने नहीं ना फालतू। जब उन्हें पता है कि मार्केट में लोग, मान लीजिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 100 एसीज ही, उन्हें पता है कि 100 एसीज ही कंज्यूम होंगे इस बार, ठीक है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 110 प्रोड्यूस करेंगे, 20 प्रोड्यूस करेंगे कि 20 उनके पास स्टॉक में रहेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, वो अपनी सप्लाई में कट करेंगे, सप्लाई कम करेंगे ताकि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज रहे, प्रॉफिट उनका कम ना हो। अब जब वो लोग अपना सप्लाई कट करेंगे उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट होगी, एम्प्लॉयमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। कैसे कि लोगों को ना निकाला जाएगा काम से। अभी कोविड टाइम में हमने देखा क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड कम हुई, ठीक है, तो फिर हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब्स इस टाइम खोनी पड़ी, और जॉब खोने से क्या होगा, फिर से
लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास इनकम नहीं है, तो लोगों की डिमांड और कम हो गई, क्योंकि जब मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास इनकम ही नहीं है, तो मैं क्या खरीदूंगी? मेरे पास तो अब चॉइस ही नहीं है ना, मेरे पास इनकम ही नहीं है तो मैं कुछ नहीं खरीद सकती। तो अल्टीमेटली फिर से एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, एग्रीगेट डिमांड फिर से कम हो गई। उस एग्रीगेट डिमांड कम होने के हिसाब से प्रोड्यूसर्स ने अपनी एग्रीगेट सप्लाई कम करी। एग्रीगेट सप्लाई कम करने से फिर क्या हुआ? वही एम्प्लॉयमेंट कम हुई, एम्प्लॉयमेंट कम हुई, वही जीडीपी कम हुआ, जीडीपी कम हुई, इनकम कम हुआ, इनकम से फिर वही एडी कम हुआ, फिर वही एडी से एग्रीगेट सप्लाई कम हुई, एग्रीगेट सप्लाई से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ये मतलब एक विशियस सर्कल है जो इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा, अभी हम सिर्फ माइक्रो इकोनॉमी, अभी इसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं था। ठीक है, तो ये लो एडी, ये देखो, ये पूरा यहाँ पे देखो, लो एडी, लो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कम हुई तो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने अपना आउटपुट कम कर दिया। आउटपुट कम करने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को काम से निकाल दिया, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ। अब जब एम्प्लॉयमेंट कम हो गई तो अल्टीमेटली जीडीपी क्या होता है? जीडीपी क्या होता है? जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो वो जीडीपी कम हो गया, जीडीपी कम होने से लोगों की इनकम पे फ़र्क पड़ा, इनकम भी कम हो गई, है ना, क्योंकि जीडीपी जब भी अभी हम जब डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम, देन हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जीडीपी को, और बहुत ही नेशनल इनकम की वीडियोस मैं कल से अपलोड करनी स्टार्ट करूँगी, तो स्टे ट्यून्ड। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा टफ है, टिपिकल है, बट बिलीव मी बहुत इजीली हम उसको करने वाले हैं कल से। ठीक है, तो ये पूरी सिचुएशन क्या होती है? लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। अब देखो, अगर इसी तरह से रहे, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा या कोई बाहर से आके इसमें इंटरवेंशन नहीं करेगा, तब तक ये लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप ऐसे ही चलता रहेगा। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स को इसका कोई आंसर मिला नहीं। मार्केट फोर्सेस जो थी डिमांड एंड सप्लाई की, उससे इसका कोई सॉल्यूशन निकला नहीं, क्योंकि डिमांड कम हो रही है तो डिमांड मार्केट में कम हुई तो उसके लिए सप्लाई, उसके अकॉर्डिंगली उसके रिस्पॉन्स में सप्लाई भी कम हो गई। ठीक है, तो इसके बाद ही ऐसे ही सिचुएशन में मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच की तरह आई थी, और प्रोफेसर कीनिस वॉज द पायनियर ऑफ दिस फील्ड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उन्होंने कुछ नए मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इन्वेंट किए थे, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जिनका हम पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं अच्छे से, कि इनको बहुत डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। एक चैप्टर पर्टिकुलरली है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के लिए। और उन्होंने देखा कि इस लो लेवल इक्विलिब्रियम का रूट कॉज क्या है। देखो, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है लो एग्रीगेट डिमांड से, और इस लो एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए, या इस सिचुएशन को, ये लो एग्रीगेट डिमांड को अगर हमें हाई एग्रीगेट डिमांड करना है या फिर इस सिचुएशन को चेंज करना है, तो क्या कर सकते हैं? उसके लिए गवर्नमेंट को अब इंटरवीन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को आना पड़ेगा और गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा ताकि एक्सपेंडिचर मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़े। देखो, जैसे सिंपली अगर ले, कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, कुछ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन या पुअर जो लोग होते हैं, जिनके लिए सरकार क्या करती है, बहुत सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो देखो, गवर्नमेंट वहाँ इंटरवीन करती है, गवर्नमेंट खुद खर्चा करती है पर उन लोगों को प्रोवाइड करती है, तो इससे अल्टीमेटली क्या होता है? डिमांड बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जब खरीद रही है तो वो गवर्नमेंट भी एक तरह से कंज्यूमर में आ गई, गवर्नमेंट का भी वो एक्सपेंडिचर हो रहा है, उससे भी एग्रीगेट डिमांड राइज होती है। तो तब प्रोफेसर कीनिस ने ये एक्सप्लेन किया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही इस सिचुएशन को ठीक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर एक सेपरेट मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच इमर्ज हुई, उस पर फिर आगे फर्दर डेवलपमेंट्स हुए, इकोनॉमिस्ट्स ने बहुत रिसर्च की, प्रोफेसर्स ने स्टडी की, न्यू थ्योरीज दी, एंड एक सेपरेट ब्रांच ऑफ एक सेपरेट ब्रांच इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स के फॉर्म में आज हमारे सामने, और हम उसकी स्टडी करते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से सॉल्व होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक्ड। बहुत टाइम में बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आपको सभी पॉइंट समझ में आएंगे। और 11th-12th में हमने कोई भी जब सब्जेक्ट हम लेते हैं, कोई भी स्ट्रीम जब हम लेते हैं, तो हमारा एम होना चाहिए उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन, राइट। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आर्ट्स एक जो फील्ड ऑफ, मतलब आर्ट्स जो स्ट्रीम है
सिर्फ टाइम पास के लिए है. सो दिस इज़ नॉट द फैक्ट माई फ्रेंड्स. मेरे अकॉर्डिंगली ह्यूमैनिटीज़ फील्ड बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है. सारे फील्ड ऑफ स्टडी वास्ट है, तो ह्यूमैनिटीज़ भी बहुत वास्ट है. और ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी, ह्यूमैनिटीज़ आई डोंट से कि ईजी है या टफ़ है, ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी है. और इकोनॉमिक्स वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. इकोनॉमिक्स की नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत डिमांड है. तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा पूरा चैप्टर. इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन कमेंट मी और यू कैन ड्रॉप मी अ मेल. आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू योर डाउट सेपरेटली. And do like, share and subscribe to this channel and stay tuned. And for timetable, I'll be uploading every day 3 videos, one of geography, one of history and one of economics. So I'll be starting the day with a geography video at 9 p.m. or at 10 p.m, economics video in the afternoon and history video in the night. So that is all the schedule for the day. And my friends, I'm assuring you that if you're staying tuned with me, I'll be covering your entire syllabus. So don't worry, stay safe and stay in high spirit and live happily, support your parents, and I'm very sure that very soon this pandemic will be over and we will be resuming the pre-pandemic life normally. Okay, so with this spirit, goodbye and enjoy your life, enjoy your day.